ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ITI CVT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको जितना जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन जितना हम दे रहे हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए, CVT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये इसके पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये पार्ट है 4, ये पार्ट 4 है। इसके पहले वाला क्लास आपको चैनल को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। चलिए बिना देर किए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है DC जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। ये क्वेश्चन ये पूछ रखा है यदि हम DC जनरेटर को लंबे समय तक बंद रख दें तो इसमें लंबे समय तक यदि हम बंद रख देते हैं तो DC जनरेटर में क्या प्रभाव होगा, ये पूछ रखा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए। फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाएगा, या आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, या आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाएगा, या अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बार बार CVT एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि कोई DC जनरेटर को लंबे समय तक बंद रख दिया जाएगा तो वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। क्या करेगा? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, मेगर, मल्टीमीटर, या श्रेणी प्रतिक्रियाओमीटर, या केल्विन ब्रिज। आप किसका उपयोग करते हो? आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो ध्यान में रखिएगा, केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? केल्विन ब्रिज का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, यहाँ पे देख लीजिए। 4 पोल DC मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितना समांतर रास्ते होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। ये CVT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो ये जितना क्वेश्चन है आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ रखा है 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितना समांतर रास्ते होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्मेचर, रोटर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। रोटर होता है घूमने वाला पार्ट को रोटर कहते हैं, स्थिर भाग को हम स्टेटर कहते हैं, ये सब आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है 4 पोल DC मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा 2 समांतर रास्ते होते हैं। कितने समांतर रास्ते? 2 समांतर रास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या पूछ रखा है, DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती है? क्वेश्चन पूछ रखा है DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करती है? 4 ऑप्शन है, दाहिने हाथ का पकड़ का नियम, दाहिने हाथ का हथेली का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। आप सभी को बता दें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए यहाँ पे याद करने का भी तरीका है, जैसे कि आपको बता दें DC मोटर में आर्मेचर, जैसे यहाँ पे मोटर का बात किया जाता है तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो है हम बाएं हाथ से स्विच टिप देते हैं बाएं हाथ से। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि DC मोटर का बात करें मोटर का तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का निर्धारित करते हैं। यदि वही जनरेटर का बात करें तो जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए हम दाहिने हाथ से बल लगाते हैं, जो दाहिने हाथ होता है उसे हम बल लगाते हैं तब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ये मोटर है तो इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है DC मोटर प्रकार के नाम बताइए। देखिए यहाँ पे DC मोटर के प्रकार का नाम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ये जो है इसको आप लोग देख लीजिए, इसका नाम क्या है आप लोग बताइए। शंट मोटर है, श्रेणी मोटर, या लंबी शॉर्ट शंट है, या शॉर्ट शंट कंपाउंड है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ज़रूर बताइए। ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक मोटर भी लगा हुआ है और ये जो है वाइंडिंग लोड के साथ है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, ये एक शॉर्ट शंट कंपाउंड है। क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है DC मोटर में करंट की दिशा निर्धारित होती है। यहाँ पे ये पूछ रखा है जो DC मोटर होता है उसमें करंट की दिशा निर्धारित किया जाता है
किस नियम से निर्धारित किया जाता है? दाहिने हाथ का पकड़ नियम, या दाहिने हाथ का हथेली का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम? तो ध्यान में रखिएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, यहाँ पे डीसी मोटर में करंट की दिशा पूछ रखा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, डीसी मोटर में करंट की दिशा तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने पूछ रखा है, डीसी यहाँ पे पूछ रखा है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलने केवल हेतु घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? 4 ऑप्शन है, रेटेड गति बनाए रखना, या मोटर की विशेषता के बनाए रखना, या आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव से बचाना, या मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलने के लिए केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो हम क्यों बदलते हैं? तो मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए हम लोग बदल देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? देखिए, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या उद्देश्य रहेगा? तो होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करने के लिए हम लोग इसका डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल का श्रेणी प्रतिरोध में जो होता है वो प्रतिरोध का उद्देश्य किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे के सामने क्या पूछ रखा है? डीसी सीरीज यहाँ पे पूछ रखा है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए किया जाता है? यहाँ भी ये पूछ रखा है, जो डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। फील्ड डाइवर्टर विधि, या फील्ड डैम्पिंग विधि, या आर्मेचर डाइवर्टर विधि, या आपूर्ति व नियंत्रण विधि? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग जरूर बताइए। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आप लोग जरूर बताइए। तो ध्यान में रखिएगा, डीसी सीरीज मोटर की जो नियंत्रण गति फील्ड डाइवर्टर विधि होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या? फील्ड डाइवर्टर विधि। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रखा है? डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदर्शन करती है? ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदर्शन करती है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो आप लोगों का डीसी शंट मोटर है उसमें सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि निर्धारित करती है, तो कौन होता है? तो आर्मेचर नियंत्रण जो विधि है वो डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नियंत्रण विधि प्रदर्शन करती है। ध्यान में रखिएगा, प्रदान करती है, सॉरी। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा समय नहीं है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप लोगों को देते चलेंगे। और भी आपको क्लास देखना है तो चैनल को प्लेलिस्ट में चले जाइए। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है 2023 एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें रखा गया है अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो आप जा कर के देख लीजिए। और जितना आप लोगों का जो है उसमें क्लास बनाया गया है आप लोग देख लीजिए, ताकि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आपका अच्छा मार्क्स आए। तो देर नहीं कीजिए, आप लोग चले जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और एग्ज़ाम रहते आप लोग अच्छा तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सोचिएगा कि एग्ज़ाम आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तो उस वक्त जो है कुछ ज़्यादा टेंशन हो जाता है स्टूडेंटों के साथ। तो आप लोग पहले से तैयारी कीजिए, ऐसे अब समय आपके पास नहीं है। और कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपडेट हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। और चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंदर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।